हाँ भाई देखो, बल्ब के बारे में कुछ भी बताया था क्या मैंने? कुछ भी नहीं बताया। थोड़ा बहुत तो बता दिया इसके बारे में भी, है ना। चलो पहले एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते, रिकैप कर लेते। पावर से मतलब, पावर के बारे में मैंने आपको बताया था, पावर के तीन फॉर्मूले हैं, वी आई, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हीट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। पावर की यूनिट जो होती है वो वोट होती है और स्केलर क्वांटिटी है। हीट की यूनिट जूल होती है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। और फिर मैंने आपको ये बताया था कि बिजली का जो बिल आता है वो यूनिट्स में आता है, और यूनिट्स जो होती है ना, एक यूनिट 36 लाख जूल के बराबर है, यानी 1 किलोवाट आवर के बराबर है। एक यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर। और यूनिट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। यानी बिल जो आता है वो पावर का नहीं आता, बिल जो आता है वो एनर्जी का आता है। और एक ही न्यूमेरिकल करवाया था मैंने आपको बिल निकालने का, वो शायद समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हमने ये देखा था कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है आउटपुट पावर अपॉन, आउटपुट पावर का मतलब ये होता है कि लोड ने कितना पावर खाया। इनपुट पावर का मतलब होता है बैटरी ने कितना पावर जनरेट किया। अब बैटरी ने कितना पावर जनरेट किया होगा? जितना लोड ने खाया होगा प्लस जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ने खाया होगा, जो मिला की पावर आएगी वो कौन सी पावर कहलाएगी? आपकी इनपुट पावर कहलाएगी, ठीक है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट पावर जो है वो आपकी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या करें? या तो लोड रेजिस्टेंस को बड़ा करो या इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं जीरो ही कर दूं तो पावर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100%। यानी आइडियल सेल की एफिशिएंसी कितनी होती है? 100% होती है। उसके बाद में हमने देखा था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बोलती है कि इफ वी वांट टू ट्रांसफर द मैक्सिमम पावर, या इफ ए बैटरी ट्रांसफर्स मैक्सिमम पावर इफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं एक बैटरी हूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर करूंगा अगर बाहर से जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए, ठीक है। उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन किए थे, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और जब पावर मैक्सिमम होती है ट्रांसफर, तो क्या एफिशिएंसी भी मैक्सिमम होती है क्या? ना, एफिशिएंसी का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को लगता है कि अगर बैटरी सबसे ज्यादा पावर ट्रांसफर कर रही है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम है, जबकि उस केस में एफिशिएंसी केवल कितनी आई थी? 50% ही आई थी। समझ में आ रहा है? तो अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ एफिशिएंसी ऑफ ए बैटरी इज 50%, देन इन दैट केस पावर ट्रांसफर बाय द बैटरी इज मैक्सिमम। आगे बात समझ में? और दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। पावर मैक्सिमम ट्रांसफर करना है तो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ऐसे एफिशिएंसी मैक्सिमम है तो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पावर भी ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए लोड को बड़ा करना पड़ेगा या आर को छोटा करना पड़ेगा, और पावर ट्रांसफर करने के लिए मैक्सिमम आर को स्मॉल आर के बराबर करना पड़ेगा। उसके बाद में हमने देखा था बल्ब। बल्ब के बारे में मैंने आपको ये बताया था बल्ब की रेटिंग का क्या मतलब होता है। तो जब भी आप कोई बल्ब परचेज करने जाते हो तो उस पर लिखा होता है जैसे 100 वोल्ट, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ऐसे कुछ लिखा होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी तो ये 100 वोल्ट की पावर कंज्यूम करेगा। अगर आपने सप्लाई सप्लाई वोल्टेज 220 से कम कर दिया तो ये पावर कंज्यूम फिर थोड़ा सा कम करेगा, यानी ये डिम हो जाएगा। और अगर आपने 220 वोल्ट से ज्यादा की सप्लाई दे दी तो ये फ्यूज हो जाएगा। ये सब चीजें मैंने आपको समझा दी थी। आ रही बात समझ में? अब उसी के आगे कहानी चलती है अपनी। और रेजिस्टेंस जो होता है बल्ब का, वो सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है कि रेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है? रेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करता है। लास्ट में बता दो बस क्या क्वेश्चन करवाया था मैंने। बस बल्ब का रेजिस्टेंस कैसे निकालना था वो समझा दिया था ना। अब आगे देखो आप बल्ब के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि ना, इफ ए बल्ब ऑफ 100 वोल्ट 220 वोल्ट is used at 110 वोल्ट supply, then find power consumed by it। क्या बोला गया? क्लियर हुआ? अब मुझे एक बार बताओ, अगर इसको 220 वोल्ट की ही सप्लाई दे देता तो कितनी पावर कंज्यूम करता? 100 की करता। पर हमने जो सप्लाई दी है वो कितने की दी है? 110। यानी हमने सप्लाई वोल्टेज कैसा कर दिया? आधा। तो जले तो का, पर डिम हो जाएगा कि फ्यूज हो जाएगा? डिम हो जाएगा। और सही रहेगा, मतलब डैमेज नहीं होगा।
तो कैसे निकालेंगे भाई? हमको पता है कि पावर जो होती है वो होती है वी स्क्वायर बाई आर। अरे सही है क्या? पावर होती है वी स्क्वायर बाई आर। अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करता है क्या? तो चाहे सप्लाई आप 220 वोल्ट की लगाओ, चाहे सप्लाई आप 110 वोल्ट की लगाओ, रेजिस्टेंस को इस बात से कोई लेना देना। तो रेजिस्टेंस तो आपको क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये कभी भी सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? अब आप डायरेक्ट बताओ वोल्टेज कैसा कर दिया? हाफ। तो अगर वोल्टेज हाफ कर दिया तो पावर क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। अरे पावर क्या हो जाएगी भाई? 1/4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप खुद सोचो ना यार। पावर वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। वोल्टेज आपने आधा कर दिया, 220 की जगह कितने का लगा दिया, तो पावर 1/4 हो जाएगी। तो जो पावर 100 वोट की थी, अब वो पावर कितनी हो जाएगी? तो न्यू पावर हो जाएगी 100/4, यानी कितने की हो जाएगी? 25 वोट की हो जाएगी। आ रहा है समझ में सबको अच्छे से? पक्का? नोट कर लो। अगर मैंने सप्लाई 220 की जगह 440 की दी होती तो पावर कितनी हो जाती? अब अगर ऑप्शन ये होता कि बल्ब विल फ्यूज, तब तो अपन वही ऑप्शन टिक करते। बट अगर मान लो एग्जामिनर ने वो ऑप्शन नहीं दिया होता, वैल्यू दी होती कि 200, 300, 400 या 25, तो फिर मजबूरी में अपन क्या लगाते? 400, क्योंकि 4 डबल कर दी वोल्टेज, तो पावर कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 4 गुना। बाकी इन रियलिटी वो क्या होने वाला है? फ्यूज होने वाला है। पर उसने मान लो ऐसा बोल दिया कि एक वाइड रेंज के लिए बल्ब काम कर सकता है। अब 220 से जगह उसको अगर 440 दे दिया जाए तो क्या होगा? तो वाइड रेंज के लिए काम कर सकता है। इसका मतलब उसका मटेरियल इतना अच्छा है कि वो हाई वोल्टेज को भी क्या कर सकता है? झेल सकता है। तो अपन फिर फ्यूज वाला ऑप्शन नहीं करेंगे, 400 वाला अपन ऑप्शन चूज कर लेंगे। समझ रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? तो वो लैंग्वेज देख के समझ में आएगा। हाँ बोलो। नहीं, रेंज का मतलब ये है, आपको ये बोलेगा कि ए बल्ब इज कंज्यूम 100 वोल्ट पावर एट 220 वोल्ट, but it is capable to work at wide range, then find its power at 440 वोल्ट। ऐसा बोला जाएगा, मतलब ये नहीं बोलेगा कि पूरी रेंज में ही 100 वोट है। 220 पे 100 वोट है, लेकिन एक वाइड रेंज के लिए वो काम कर सकता है। अब या तो वो रेंज स्पेसिफाई कर देगा, नहीं करेगा तो अपन मान के चलेंगे कि 440 तक झेल जाएगा। जब न्यूमेरिकल दिया ही है तो फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया होगा ना, तो अपन बोल देंगे कि वोल्टेज डबल हो गया तो पावर कंजम्पशन 4 गुना हो जाएगा। तो 400 वोट आंसर होगा। बाकी इन जनरल वैसा करता नहीं है। इन जनरल वो फ्यूज वाला ही ऑप्शन देता है, तो वो अपन तो वही वाला चूज करेंगे कि बल्ब गेट्स डैमेज। हो गया नोट सब? बढ़ू आगे? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखो कि आपको 3 बल्ब दिए हुए हैं और तीनों किस में है भाई? सीरीज में। और तीनों का रेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है 200 वोल्ट, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 50 वोल्ट, 200 वोल्ट, 25 वोल्ट। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है, ये बल्ब B3 है, और मैंने सप्लाई भी 200 वोल्ट की दी है। आपको इनके ब्राइटनेस का ऑर्डर बताना है। फाइंड ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस। अब मुझे कॉमन सेंस से बताओ, आप सुनना ध्यान से, सुनो एक बार। अगर 200 वोल्ट पूरी की पूरी पहले वाले बल्ब को मिलती तो ये 100 वोल्ट से जलता कि नहीं जलता? और अगर दूसरे वाले को मिलती तो 50 से जलता, तीसरे वाले को मिलती तो 25 से जलता। पर 200 इंडिविजुअल एक को मिल रही है कि तीनों को मिला के मिल रही है? तो मतलब हर किसी को 200 से तो कम ही मिल रही है, क्योंकि तीनों को मिला के 200 मिल रहा है, तो हर इंडिविजुअल को 200 से कम की सप्लाई मिल रही है। तो अगर हर किसी को 200 से कम की सप्लाई मिल रही है तो कोई भी उतनी पावर से तो जलेगा नहीं जितनी पावर से वो जलना चाहिए। यानी पहले वाला 100 से नहीं जलेगा, दूसरा वाला 50 से नहीं जलेगा, और तीसरा वाला 25 से नहीं जलेगा। तीनों की पावर क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ये बात तो मानते हो? तो अब अपने को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे। अब चीजों को समझने की कोशिश करना भाई। अब मुझे को बताओ, सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट रहती है? करंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, रेजिस्टेंस किसका सबसे ज्यादा है यहाँ पे? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई वोल्टेज पे या फिर रेटिंग वोल्टेज पे? रेटिंग वोल्टेज तीनों का कैसा है? बराबर है?
तो मुझे पता है कि रेजिस्टेंस बराबर होगा वी स्क्वायर बटे पी, और ये वी कौन सा वाला, रेटिंग वाला। इनको कितना वोल्टेज मिल रहा है इस बात को रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन था रेजिस्टेंस को उस बात से मतलब है। तो तीनों कितने वोल्टेज के लिए डिजाइन थे, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, पावर, यानी जिसकी पावर ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस। तो R1 सबसे कम है, फिर R2 है, और फिर R3 है। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? ये रेजिस्टेंस का ऑर्डर आ गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? मुझे रेजिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, मैं चाहूं तो रेजिस्टेंस निकाल भी सकता हूं, क्योंकि मुझे V पता है और मुझे P भी पता है, पर मुझे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मुझे इस बात से मतलब है कौन ज्यादा है कौन कम है। अरे इतना समझ में आया क्या? अब अपने को ये चेक करना है ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, तो ब्राइटनेस उसकी ज्यादा होगी जो सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। और यहाँ पे पावर कंज्यूम के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला काम में लूं? अगर मैं वी स्क्वायर बाई आर वाला फॉर्मूला काम में लूंगा ना, तो मुझे ये नहीं पता कि तीनों कितने कितने वोल्टेज खा रहे हैं। मेरे को फॉर्मूला काम मिलना चाहिए आई स्क्वायर आर, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आई सबकी सेम है। तो आई सबकी सेम है, ये सबके लिए सेम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कौन सा है। तो पावर कंज्यूम जो होगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली क्या होगा, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, और वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो उसका ब्राइटनेस भी, तो उसका मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसका होगा, B3 का, फिर B2 का, और फिर B1 का। ये बात सबको समझ में आई क्या? ये किसका ऑर्डर है भाई, आपका ब्राइटनेस का ऑर्डर है। आपको वैसे तरीका तो यही कहता है कि आपको ऐसे ही चेक करना चाहिए, बट अगर आपको अपना टाइम बचाना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो। अगर आपको सीरीज में बल्ब दिए हुए हैं और सबका रेटिंग वोल्टेज कैसा दिया हुआ है, सेम, सबका रेटिंग वोल्टेज सेम होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो सीरीज में अगर दिए हुए हैं तो जिसकी पावर सबसे कम होती है ना, वो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कैसा है, मैक्सिमम। तो वो पावर कंज्यूम जो करेगा वो कैसा करेगा, सबसे ज्यादा। भाई रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो पावर कंजम्पशन भी कैसा होगा, सबसे ज्यादा। और रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है वी स्क्वायर बाई पी, तो पी कम है तो आर कैसा होगा, ज्यादा होगा। और आर ज्यादा है तो पावर कंज्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि पावर कंज्यूम जो होता है वो रेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है, सर्किट के वोल्टेज पे या सर्किट की करंट पे। इस चीज का ध्यान रखना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, पावर कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेटिंग वोल्टेज, पावर कंजम्पशन इज डिपेंड्स ऑन दी सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट, बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दी रेटिंग वोल्टेज। तो रेजिस्टेंस देखने के लिए तो मुझे क्या देखना है, रेटिंग वोल्टेज, और पावर कंजम्पशन देखने के लिए क्या करना है, या तो सप्लाई वोल्टेज या सप्लाई करंट। अब सप्लाई वोल्टेज चेक करने के लिए तो मुझे वोल्टेज डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा कि किसको कितना कितना वोल्टेज मिला। बेटर है कि मैं किससे कर लूं, आई स्क्वायर आर से, क्योंकि आई सबके लिए कैसी है। अगर बहुत ज्यादा दिमाग भी काम नहीं कर रहा ना, तो इतना सा याद रख लो, सीरीज में ब्राइटनेस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ रहा है कि सीरीज में ब्राइटनेस किसकी प्रोपोर्शनल होती है। और ये भी कैसे याद रखोगे, हमको पता है कि सीरीज में करंट सेम है, तो पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आई स्क्वायर आर, आई सबकी सेम है तो वी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पावर में कैसे चेक करूंगा, पावर में क्या सेम होता है, ओ सॉरी पैरेलल में क्या सेम होता है। तो पैरेलल में अगर मुझे ब्राइटनेस चेक करनी है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए, वी स्क्वायर बाई आर, क्योंकि वहां पे तीनों पे क्या सेम रहेगा। तो पैरेलल के अंदर किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर ये तीनों बल्ब पैरेलल में लगे होते तो सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी आती, फर्स्ट वाले की। मतलब पैरेलल वाले का जो आंसर आएगा वो सीरीज का उल्टा आएगा। और हीरो कौन सा मच्छर खा गया तेरे को ऐसा, कौन सा मच्छर खा गया था तेरे को ऐसा, डेंगू हुआ था ना, तो पता होना चाहिए ना कौन सा मच्छर खाया था। बायो के स्टूडेंट हो यार तुम। एडीज, तो लेडीज से दूर रहा कर, ताकि एडीज जैसे मच्छर ना खा पाए। अभी तो ठीक है मामला, बिल्कुल ठीक। अब तो अभी भी थोड़ा बहुत है, तो कब तक ठीक होने का विचार है, मतलब मेडिसिन ले रहे तो ठीक हो ही जाऊंगा है।
और अभी तुम्हारा वो तीसरा वाला लापता है, हाई फीवर। अभी तुम घर पे जाके करते क्या हो? गोलू से बच के रहो भाई, ये डेली क्लास में आ रहा है, तुमको कुछ घोल के पिला रहा है ये। जब भी तुमको ये देना, तुम एक आदमी साथ रखा करो, पहले उसको टेस्ट कराया करो। और एक वो वेस्ट बंगाल, ये भी अगर तुमको कुछ खाने के लिए दे रहा है तो मतलब लेना नहीं है। तन, हाँ बिल्कुल नहीं लेना है भाई। पता पड़ा उसमें तो तंत्र पूजा करके ले आया, तुमको अपने वश में कर लिया। गोलू भाई साहब तो गायब कहा था, 4 दिन तक हम टेंशन में थे। फीवर हो गया था तुझे भी? कर लिए क्या नोट? अच्छा चीजें समझ तो आई ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आप चाहो तो लिख लो कहीं साइड में कि सीरीज में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, यानी ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन सीरीज। पढ़ू आगे? ये बल्ब 3 है, ये बल्ब 2 है, ये बल्ब 1 है। हाँ भाई, तीनों को 220 220 220 मिलता तो ये कितने से चलता? ये कितने से? ये कितने से? और तीनों को 220 220 220 मिल रहा है कि 110 मिल रहा है? तीनों को 110 मिल रहा है। ये बात तो समझ में आती है। तो तीनों को अगर 110 मिल रहा है तो मुझे ये तो कहानी समझ में आ गई कि तीनों की ब्राइटनेस, सॉरी तीनों की जो पावर होगी जितनी दे रखी है उतनी तो नहीं होगी, उससे क्या होगी? कम। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि वोल्टेज तीनों को आधा मिल रहा है तो पावर 1/4 हो जाएगी, क्योंकि पावर कंजम्पशन होगा या तो आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। मुझे तीनों का वोल्टेज पता है कि तीनों को जो वोल्टेज मिल रहा है वो कितने कितने का मिल रहा है? 110। मिलना कितना चाहिए था? तो वोल्टेज कितना कर दिया, तो पावर कंजम्पशन कैसा हो जाएगा? तो ये तो 100 की जगह कितना हो जाएगा? 25। ये कितना हो जाएगा? 12.5। ये कितना हो जाएगा? 6.25। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन? फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, और फिर अगर ऐसे समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको रेजिस्टेंस से चेक करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा बताओ? अरे रेजिस्टेंस बराबर क्या होगा? वी स्क्वायर बाई पी। ये वी कौन सा वाला? रेटिंग वाला। रेटिंग वाला वोल्टेज तीनों का कैसा है? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पावर। तो किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है? अरे R1 का ना, फिर उससे ज्यादा किसका है? और फिर किसका है? R3 का। ये तो रेजिस्टेंस का ऑर्डर हो गया। अब ब्राइटनेस चेक करनी है, तो ब्राइटनेस चेक करने के लिए हमको क्या चेक करना चाहिए? पावर कंजम्पशन। अब पावर कंजम्पशन के कितने फॉर्मूले हैं भाई? होने को तो 3 फॉर्मूले, या तो वी आई, या आई स्क्वायर आर, या फिर मुझे यहां पे कौन सा काम में लेना चाहिए? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? वोल्टेज। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं पावर कंजम्पशन जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा रेजिस्टेंस के, यानी जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसका पावर कंजम्पशन, तो उसका पावर कंजम्पशन कम होगा तो ब्राइटनेस भी। तो सबसे कम ब्राइटनेस किसका होगा? V3 का, फिर B2 का, और फिर B1 का। या ऐसे याद रख लो कि पैरेलल में रेजिस्टेंस के उल्टा होता है ब्राइटनेस। तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस 3 का है तो उसका ब्राइटनेस सबसे कम होगा। अगर ये सीरीज में होता तो इसका ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होता।
बढ़ो आगे। दो बल्ब है, इनको 200 वोल्ट की सप्लाई दी है और इसकी रेटिंग है 200 वोल्ट 100 वोल्ट। इसकी है 200 वोल्ट 50 वोल्ट। ये बल्ब B1 है, ये बल्ब B2 है। 200 नहीं। अच्छा अभी मुझे बताओ कि ब्राइटनेस किसकी ज्यादा? B2 की, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस, भाई उसका रेजिस्टेंस ज्यादा ना, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो ब्राइटनेस भी। इसको 400 वोल्ट कर दो आप। ठीक है, आप क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखना अब। विच ऑफ द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड या डैमेज? ऑप्शन ये, बोथ बल्ब विल गेट्स डैमेज या फ्यूज, ओनली B1 विल डैमेज, ओनली B2 विल डैमेज, और बोथ विल सेफ। दोनों डैमेज होंगे, दोनों सेफ रहेंगे, B1 फूट जाएगा या B2 फूट जाएगा। फ्यूज होने का रीजन क्या है? ओवर वोल्टेज। फ्यूज होने का रीजन क्या है? मुझे क्या बताओ, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता, अगर दोनों का रेजिस्टेंस, तो दोनों को वोल्टेज कैसा मिलता? सेम। तो ये 400 200 200 में बढ़ जाता। अरे यार, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता तो ये 400 वोल्ट की जो सप्लाई मैंने दी है वो दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो दोनों को 200 200 मिल जाता। अब मान लो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, तो दोनों को 200 200 मिल गया, बट एक का रेजिस्टेंस बड़ा हो जाए और एक का रेजिस्टेंस, तो जिसका रेजिस्टेंस बढ़ गया उसको सप्लाई कितने की मिलेगी? 200 से ज्यादा की। अरे रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज भी, क्योंकि V बराबर क्या होता है भाई, IR। और जिसका रेजिस्टेंस कम हो गया उसका सप्लाई वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है कि अलग अलग है? अगर बराबर होते तो टेंशन ही नहीं थी, दोनों को 200 200 मिलता और दोनों सेफ रहते। अब मुझे बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो पावर बराबर होता है V²/R। V कौन सा वाला, सप्लाई या रेटिंग? रेटिंग वाला। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V²/P। अब P जिसका ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, तो मतलब R1 छोटा है और R2 बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब कौन ज्यादा वोल्टेज खा रहा होगा? R2 200 या 200 से ज्यादा, और R1 200 से। तो इसका मतलब जो बल्ब 2 है वो कंज्यूम मोर देन 200 वोल्ट, और बल्ब 1 कंज्यूम लेस देन 200 वोल्ट। तो अपन क्या बोल देंगे? B2 विल डैमेज और B1 विल सेफ। ये सेफ रहेगा। अरे आया कि नहीं आया? ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, और सबसे स्मार्ट तरीका इसका करने का यही होता है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में वोल्टेज डिवाइड रूल लगा के वोल्टेज निकालते हैं कि 200 से ज्यादा आ रहा है कि 200 से कम आ रहा है। मैं ये सब तामझाम करूंगा ही नहीं। मैं तो अक्कल लगा लूंगा कि रेजिस्टेंस बराबर बराबर होंगे तो 200 200। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया किसी का तो उसको 200 से ज्यादा और दूसरे वाले को 200 से कम। तो मेरे को समझ में आ गया, सेकंड वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसको 200 से क्या मिलेगा? ज्यादा। तो उसका मतलब वो डैमेज हो जाएगा, पहले वाला सेफ रहेगा, डिम हो जाएगा। और अगर सीरीज में कनेक्शन दे रखे है तो डिम होके उसके बाद में बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट जाना बंद हो जाएगी। बाकी वैसे डिम हो जाएगा वो। और मैं आपको 100% बोल रहा हूं, जब जिस दिन ये टेस्ट के सिलेबस में आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उस दिन आप ये मान के चलना कि बल्ब वाला क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। चाहे वो ब्राइटनेस के ऑर्डर का पूछे, या फिर आपको ये पूछे कि कौन फ्यूज होगा और कौन बच जाएगा, या फिर ये पूछ सकता है कि बल्ब डिजाइन इतने के लिए किया गया है लेकिन काम इतने पे लिया जा रहा है, तो बताओ इसका पावर कंजम्पशन कितना होगा। पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, और हो सकता है एक मिले, हो सकता है दो मिले, हो सकता है तीन मिले, और मिलेगा जरूर क्वेश्चन आपको।
तरीके से समझ लेना, पहले ही बोल रहा हूं बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है। सीरीज में ब्राइटनेस किसके प्रोपोर्शनल और पैरेलल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करेगा कि रेटिंग पे? रेटिंग पे डिपेंड करेगा। बस इतनी सी चीज आपको याद रखनी है बस। बढ़ूं आगे? अगर लिख लिया है तो हेडिंग डालो मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज पहले मीटर ब्रिज के बारे में आप थोड़ी बहुत चीजें समझ लो। देखो व्हीट स्टोन ब्रिज मैंने आपको बताया था। व्हीट स्टोन ब्रिज कोई डिवाइस है क्या? नहीं, वो एक प्रिंसिपल है, वो बस एक यूं समझ लो लॉजिक है, ठीक है, वो कोई डिवाइस नहीं है। अब अगर आप मार्केट में जाओगे और ये बोलोगे भाई दुकानदार को कि भाई हमको एक व्हीट स्टोन ब्रिज दे दो, वो झापड़ मार के बताएगा कि भाई कौन पागल आदमी आगे मांगने के लिए, भाई ये तो वही वाली बात हो गई न्यूटन का सेकंड लॉ दे दो हमको, या किरचॉफ वोल्टेज लॉ दे दो हमको। तो ऐसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज एक लॉ है, एक प्रिंसिपल है, वो कोई डिवाइस नहीं है। उस लॉ को या उस प्रिंसिपल को काम में लेके हमने एक डिवाइस बनाई है जिसका नाम क्या है? तो मीटर ब्रिज बेसिकली ए डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो पहले अपन एक बार व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल एक बार दोबारा देख लेते हैं जिससे थोड़ी बहुत चीजें आपको दिमाग में आ जाए। व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? 4 रेजिस्टेंस होते हैं ऐसे, जो एक दूसरे के साथ ऐसे ब्रिज की फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। साइड में क्या लगी होती है? बैटरी, ठीक है, और बीच में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर भी लगाया जाता है। मैंने गैल्वेनोमीटर आज तक लगाया नहीं था क्योंकि कोई काम आया नहीं था। जब हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बीच में अपन क्या लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये क्या है? R5। तो अब व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है ना, इसका काम जो होता है वो होता है टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये क्या काम आता है भाई? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करने के काम आता है। बात समझ में आ रही है? अब अननोन रेजिस्टेंस जो होता है जनरली अपन उसको यहां लगाते हैं, वैसे कहीं और भी लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट जनरली अपन यहां लगाते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस? अननोन। और बचे हुए 3 रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, उनमें से 2 रेजिस्टेंस को अपन फिक्स रखते हैं, R1 और R2 को, जिनकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता होती है कि हमने कितने ओम का लगाया है। और R3 को अपन क्या मानते हैं? वेरिएबल, यानी जिसकी वैल्यू हम क्या कर सके? चेंज। वेरिएबल रेजिस्टेंस को अपन इस सिंबल से चेक डिनोट करते हैं। इसका मतलब है इसका रेजिस्टेंस क्या किया जा सकता है? कम ज्यादा किया जा सकता है। और उन दोनों को क्या रख रखा है? फिक्स। तो R1 नोन है, R2 नोन है, R3 भी नोन है, बट इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? R4 अननोन है, जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अपन स्विच ऑन करके करंट को सप्लाई करना चालू कर देते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो हम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा करके सेट करते हैं इस टाइप से कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए? 0। तो कभी ना कभी तो ऐसी वैल्यू सेट होगी जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे इसकी वैल्यू 0 हुई हमको समझ में आ जाएगा कि बीच में से कोई करंट पास। अगर बीच में से कोई करंट पास नहीं हो रहा तो हमको समझ में आ गया ये इंटू ये बराबर ये इंटू, तो हम क्या बोलेंगे? जैसे ही गैल्वेनोमीटर का करंट 0 हुआ, R1 इंटू R4 बराबर R2 इंटू, और R4 की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सबकी वैल्यू हमको क्या है? पता है। तो ऐसे अपन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इसको रियल में काम में कहां लेते हैं अपन? मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज बेसिकली यही सब चीजों को काम में लेने की एक डिवाइस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हीट स्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? नल डिफ्लेक्शन। क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का काम क्या है? अननोन रेजिस्टेंस निकालना। अननोन रेजिस्टेंस कब निकाल पाओगे? जब इसमें से जाने वाली करंट क्या हो जाए? क्योंकि इसमें से जाने वाली करंट 0 हो जाएगी तो अपन ये इंटू ये बराबर क्या बोल देंगे? ये इंटू ये। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, तो आप क्या बोलोगे? नल डिफ्लेक्शन। तो जो प्रिंसिपल इसका है वही प्रिंसिपल किसका है? तो मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल भी क्या है? कई बार नल डिफ्लेक्शन ऑप्शन में ना देके वो ये दे देता है ऑन द बेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज।
तो अपन वो वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे कि इसका प्रिंसिपल कौन सा है, जो व्हीट स्टोन ब्रिज का है, क्योंकि व्हीट स्टोन ब्रिज का खुद का भी क्या है, नल डिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो दो लाइन लिखो पहले मीटर ब्रिज के अंदर, इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, इट इज यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, it is used to determine unknown resistance, and it works on the principle of null deflection, and it works on the principle of null deflection, and it works on the principle of null deflection. आ गया समझ में सबको? अब एक दो चीजें और समझ लो कि जो हम व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर रहे थे, इसमें अगर मैं आपको ऐसा बोलता कि ये काम कब करना चालू करेगा, जब क्या मिल जाएगा मुझे, नल डिफ्लेक्शन। मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 और ये क्या है। अगर मान लो इन सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक तो बहुत छोटा है और बाकी के बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे मान लो R1 और R2 जो है ना, या R1 जो है वो तो है 1000 ओम का और R3 जो है वो है मेगा ओम का, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। तो उस केस में नल डिफ्लेक्शन पाना बहुत आसान काम है या बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या अचीव करना, नल डिफ्लेक्शन। हमको बहुत देर तक इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अगर इन सब रेजिस्टेंसेस की वैल्यू आसपास हो तो नल डिफ्लेक्शन पाना कैसा है, आसान काम है। तो अगर नल डिफ्लेक्शन आपको बहुत डिफिकल्टी से मिल रहा है तो एरर आने के चांसेस भी कैसे हो जाएंगे, ज्यादा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज विल इंक्रीज इफ ऑल द रेजिस्टेंसेज आर ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब होता है कि सबकी वैल्यू कैसी है, आसपास। अगर ये हजारों में है तो बाकी भी किस में है, हजारों में। ये नहीं होना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस तो हजारों में है और एक रेजिस्टेंस करोड़ों में है और एक रेजिस्टेंस जो है वो मतलब मेगा ओम या गीगा ओम में। अगर ऐसा हुआ, रेजिस्टेंस की वैल्यूज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, तो आप खुद सोचो कि इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को बहुत देर तक अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा टू गेट नल डिफ्लेक्शन। सबसे अच्छा कब होगा, जब चारों की वैल्यू सेम हो जाए, हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, नल डिफ्लेक्शन। तो आपसे अगर ये पूछे कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज व्हेन ऑल द रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम वैल्यू, अगर सब सेम वैल्यू के हैं तब तो कैसा होगा, सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। और अगर आपको ये बोले कि व्हाट शुड वी डू टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, तो ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर, कम से कम सारे सेम ऑर्डर के तो होने चाहिए। बहुत दूर दूर की वैल्यू के होने तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो एक बार ये सब चीजें लिख लो। टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, और जो चीज व्हीट स्टोन ब्रिज पे लागू हो रही है वो चीज किस पे भी लागू होगी, क्योंकि मीटर ब्रिज है तो इसी की एप्लीकेशन। तो टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, all the resistances are of same order, all the resistances are of same order। ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर 1000 में है तो बाकी के भी किस में होने चाहिए, 1000। जैसे 1203 है तो बाकी के भी इसी के आसपास होंगे। 10,000 में अगर है तो बाकी के सारे भी 10,000 के मतलब 4 डिजिट में होंगे। ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स, एक तरह से अगर मैं कहूं तो आपको। ठीक है, तो आप एक लाइन और लिखो, when all the resistances are of same value, when all the resistances are of same value, when all the resistances are of same value, then the sensitivity will be maximum, the sensitivity will be maximum। लिख लिया? इस लाइन को स्टार भी लगा लेना भाई। पहली बात तो जितनी भी लाइंस लिखवाई है ये सब एक न्यूमेरिकल्स है, इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहां से। अब न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं उसके लिए पहले आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा कि मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है।
तो इसमें क्या होता है कि दो एल शेप की स्ट्रिप होती है, जनरली वो कॉपर की या ब्रास की बनी होती है, पर जो भी हो बनी ये मेटल की होती है। एक तो इधर लगी होती है और एक साइड में लगी होती है, और ये पूरा सिस्टम एक लकड़ी के पट्टे पे फिक्स होता है। बेसिकली लकड़ी का पट्टा होता है जिसके कोने में दो एल शेप की स्ट्रिप को क्या कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है या कील ठोक के फिक्स कर दिया जाता है। देखा होगा लगभग सबने यार। और एक बीच में होती है पट्टी, ये भी किसकी बनी होती है, मेटल की। इसके यहां पे और यहां पे एक होल होते हैं, यहां पे और यहां पे भी होल्स होते हैं। एक होल बीच में होता है और एक होल यहां पे और यहां पे होता है। होल का मतलब है वहां पे अपन कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे है इसको मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, और इसको नाम दे देता हूं ए बी सी डी और ई। इसको गैप 1 बोलते हैं, उसको गैप 2 बोलते हैं। ये गैप 1 गैप 2 मैं आपको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। कई बार आपको ये बोल दिया जाता है कि इन फर्स्ट गैप रेजिस्टेंस इज दिस एंड इन सेकंड गैप रेजिस्टेंस इज दिस। तो समझ जाना कि सेकंड गैप का मतलब है आगे वाले गैप में रेजिस्टेंस कितना है, और पहले वाले गैप में का मतलब है पहले वाले गैप में रेजिस्टेंस कितना है। समझ में आ रहा है। इन दोनों के बीच में एक तार कनेक्ट कर दिया जाता है। ये तार की जो लंबाई होती है वो कितने मीटर की होती है, 1 मीटर की। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं। अब इस वायर के ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल बनते हैं। पहली बात तो ये वायर 1 मीटर का होता है, यानी कितने लेंथ का होता है। ये जिस मटेरियल का बना होता है वो होता है कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन। तो दोनों मटेरियल में से किसी एक मटेरियल का बना होता है। इसका कारण ये है कि इनका जो अल्फा होता है वो बहुत कम होता है, यानी लगभग क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ऐसा क्यों। अगर मान लो अल्फा ज्यादा हुआ तो इसमें तो करंट जाएगी, करंट जाएगी तो तार गर्म होगा, तार गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस वेरी करेगा। हमको पता है कि आर फाइनल बराबर क्या होता है, आर नॉट 1 प्लस अल्फा। अब ये वायर तो कंडक्टर का बना हुआ है, तो अगर ये गर्म होगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो बैलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पाना हमारे लिए कैसा हो जाएगा, मुश्किल, क्योंकि लगातार रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब बार बार रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, थोड़ी देर पहले कुछ और था, कुछ टाइम बाद कुछ और हो गया, फिर कुछ और हो गया, तो बैलेंस पॉइंट अचीव करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो पहली बात तो हमको ऐसा मटेरियल काम में लेना चाहिए जिसका अल्फा 0 हो, बट अल्फा 0 तो किसी का भी नहीं होता। तो कम से कम ऐसा मटेरियल तो ढूंढे जिसका अल्फा कैसा हो, बहुत कम हो। तो इस वजह से अपन जो वायर काम में लेते हैं वो किसका बना होता है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, क्योंकि इनका अल्फा बहुत कम होता है। समझ में आ गया। इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लगाते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स हमने देखा होगा। रेजिस्टेंस बॉक्स एक वुडन कलर का डब्बा होता है जिसपे काला कलर का जो है वो ढक्कन सा लगा होता है ऊपर, और जिसमें बहुत होल्स बने होते हैं अलग अलग, और इनके ऊपर वैल्यूज लिखी होती है। अगर आपको ध्यान हो तो 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, देखा लैब में कभी जाके, ठीक है। और एक टी होती है टी शेप की, जिसको अपन की भी बोलते हैं। जिस इस टी को अगर किसी भी होल में इंसर्ट कर दोगे तो वही वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बेसिकली बहुत सारे रेजिस्टेंस का एक बॉक्स होता है, उसमें से अपन जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस काम में लेना चाहें वो वाला वैल्यू का रेजिस्टेंस अपन काम में ले सकते हैं। इन दोनों के बीच में लगा होता है अननोन रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। आगे बात समझ में। यहां से एक तार निकला होता है जो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड होता है वो एक जॉकी से कनेक्ट होता है, जो कि बेसिकली पेन जैसी होती है ऐसे, जिसके एक पॉइंट से वायर एंटर करता है और दूसरा पॉइंट जो होता है इस पेन की जैसे निप की फॉर्म में बाहर निकल रहा होता है। इसका एक छोटा सा काम है, जहां पे टच करोगे वायर वहीं से कनेक्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये कनेक्टर होती है। समझ में आ रही है बात। जहां टच करोगे कनेक्शन वहीं से बन जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट को यहां पे टच कर दिया तो ये वाला पॉइंट यहां पे जाके कनेक्ट हो जाएगा, यहां टच कर दिया तो ये पॉइंट यहां पे जाके कनेक्ट हो जाएगा। कहानी समझ में आ रही है सबको। अब इसको काम में कैसे लेना है वो सुनना। हमने इन दोनों के बीच में बैटरी लगा दी, तो यहां से क्या फ्लो होना चालू होगी, करंट। अब करंट को कितने रास्ते मिलेंगे, 2 रास्ते मिलेंगे, तो करंट 2 जगह डिवाइड होगी। हम जॉकी को इस वायर पे चलाएंगे, कब तक, जब तक गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। समझ में आ रहा है, मतलब 0 डिफ्लेक्शन हो जाए जब तक गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब हो सकता है कि पहली बार पूरा चलाने पर गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करेंगे और दोबारा से इसके ऊपर जॉकी को चलाएंगे, कब तक, जब तक क्या ना मिल जाए, नल डिफ्लेक्शन। क्योंकि नल डिफ्लेक्शन के बाद ही हमारा खेल चालू होगा। अब ये प्रोसेस बार बार करते रहेंगे जब तक नल डिफ्लेक्शन ना मिल जाए।
जब आप लैब में जाते हो ना तो आपको एक समझदारी वाली बात सिखाई जाती है, और वो ये कि एक बार तो यहां पे टच करके देख लो और एक बार यहां पे टच करके देख लो। अगर यहां पे डिफ्लेक्शन इस तरफ आया और वहां पे डिफ्लेक्शन उस तरफ आया तो पक्का बीच में क्या आया होगा, 0। तो हमको बहुत देर तक बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम 2 जगह टच करके देख लेते हैं। समझ में आ रहा है? खैर वो सब चीजें तो अपने को करनी नहीं है। मान लो मैं ज्योति को यहां से चला रहा हूं, मान लो यहां से कितना दूरी पर हमको नल डिफ्लेक्शन मिल गया, L दूरी पर। तो ये दूरी अगर L है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि टोटल लेंथ कितने सेंटीमीटर की है, 100 सेंटीमीटर की है। और मान लो इस जगह पे क्या मिल गया मुझे, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मिलता है अपन उसको बोलते हैं बैलेंस पॉइंट। समझ में आ रहा है कि यहां पे सर्किट क्या हो गया, बैलेंस। अब सर्किट अगर बैलेंस हो गया तो ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये। समझ में आ गया? अब मैं एक काम करता हूं, लेट्स अज्यूम रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल्स टू लैम्बडा ओम पर सेंटीमीटर। मैंने ये मान लिया कि इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, लैम्बडा। ये यूनिफॉर्म वायर है तो सब जगह रेजिस्टेंस कैसा होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, तो L लंबाई का कितना हो जाएगा, L लैम्बडा, और इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस L इंटू लैम्बडा। ठीक है। अब अगर व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं सिंपल बोल सकता हूं R रेजिस्टेंस बॉक्स का जो नोन है, R नोन बोल दो उसको, R नोन इंटू ये वाला रेजिस्टेंस, ये कितने का है 100 माइनस L इंटू लैम्बडा बराबर क्या होगा, R अननोन इंटू लैम्बडा है। अरे यार समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, क्या लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R जो अननोन होगा यानी जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है वो बराबर हो जाएगा R नोन इंटू 100 माइनस L अपॉन L। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, नॉन अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का। आ रहा है समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये सर्किट दिमाग में रखना। अब जैसे मैं एक न्यूमेरिकल देता हूं, फॉर्मूला क्या भाड़ में, आप डायरेक्ट कैसे करोगे वो समझना। आप आपको बोल दिया जाएगा कि मीटर ब्रिज के फर्स्ट गैप में हमने 500 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, कितने ओम का लगा दिया, और सेकंड गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा दिया। तो हमको समझ में आ गया पहले 500 लगा हुआ है फिर अननोन लगा हुआ है, बैलेंस पॉइंट मिल गया 40 सेंटीमीटर पे। तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो आप तो एक काम करो, 40 सेंटीमीटर को 40 ओम मान लो। अरे 40 सेंटीमीटर को क्या मान लो भाई, तो मैं क्या बोलूंगा, आर जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, आर इंटू 40 बराबर 500 इंटू 60। तो 500 इंटू 60 बराबर 40 आर, तो आर बराबर हो जाएगा 500 इंटू 60 बटे 40। अरे आया। अगर वो उल्टा भी कर दे तो भी क्या दिक्कत है, आपको बोले पहले गैप में तो अननोन लगाया और दूसरे गैप में 200 ओम का लगा दिया, बैलेंस पॉइंट मिला 30 पे। बैलेंस पॉइंट कितने में मिला, और पहले वाले में तो अननोन, तो दूसरे वाले में कितने का लगाया, तो हम 200 का। तो मैं बोलूंगा 200 इंटू 30 बराबर 70 इंटू आर अननोन। तो वहां से आर अननोन निकल आएगा। तो मुझे इन सब फॉर्मूले के चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। कहानी समझ में आई? एक बढ़िया न्यूमेरिकल बताता हूं आपको। ऐसा बोला जाएगा कि मीटर ब्रिज से जब हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे थे, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है भाई, और क्लासिकल मतलब मीटर ब्रिज में बहुत शानदार लेवल का न्यूमेरिकल है ये। आपको बोला जाएगा कि एक मीटर ब्रिज से जब हम अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे थे तो बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिला। सही है। अगर वायर की रेडियस को डबल कर दिया जाए और बाकी सब चीजें सेम है तो बैलेंस पॉइंट अब कहां मिलेगा, 20 से ज्यादा पर, 20 से कम पर, 20 के ऊपर ही मिलेगा, या कुछ नहीं कह सकते, 20 से ज्यादा भी हो सकता है और 20 से कम भी हो सकता है। पहले कहां पे मिल रहा था, 20 पर। अब हमने वायर की रेडियस को क्या कर दिया, अगर रेडियस डबल कर दिया तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 गुना, क्योंकि एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया तो क्रॉस सेक्शन देखा जाएगा ना भाई, और वायर सिलिंड्रिकल होता है तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो अगर रेडियस को डबल कर दिया तो एरिया कितना गुना हो गया, एरिया 4 गुना हो गया, तो रेजिस्टेंस 4 गुना कम हो जाएगा। तो जो वायर का रेजिस्टेंस पहले आर था अब वो हो जाएगा आर बाई 4, यानी यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस जो पहले लैम्बडा था अब लैम्बडा की जगह क्या आ जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, लैम्बडा की जगह यहां पे लैम्बडा बाई 4 हो जाएगा, यहां पे भी लैम्बडा की जगह क्या हो जाएगा, वो तो वैसे भी क्या हो जाएगा। तो एल की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई।
समझ में आ रहा है? और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल में काउंट होता है ये। तो आपको तो दिमाग ही नहीं लगाना, आपको ये बोले कि पहले बैलेंस पॉइंट 20 सेंटीमीटर पे मिला, अगर वायर की रेडियस को डबल कर दिया तो अब बैलेंस पॉइंट कहां मिलेगा? 20 पर। वायर की रेडियस को आधा कर दिया, 20 पर ही मिलेगा। हमको कोई मतलब नहीं है भाई कि कहां पे क्या है, जितना पहले था उतना ही बाद में मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। क्लियर? हाँ, लेकिन अगर इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो फर्क पड़ेगा। भाई इसको इधर ले आए और इसको इधर ले आए तो बैलेंस पॉइंट पे फर्क पड़ेगा। पहले मान लो ये 30 था, ये 70 था, इसको उठा के यहां ले आए, इसको उठा के यहां ले आए, तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी और वो वाली चीज उधर चली जाएगी। समझ में आ गया? पक्का? बस इन्हीं सब चीजों में इसके न्यूमेरिकल घूमते रहते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो काम में लेने चाहिए मीटर ब्रिज को काम में लेने से पहले। पहली बात तो ये, करंट को बहुत देर तक फ्लो नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत देर तक फ्लो करवाओगे तो चाहे अल्फा कितना भी कम क्यों ना हो, गर्म तो होता ही जाएगा, और गर्म होता जाएगा तो रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। समझ में आ रही बात? हमको इस वायर को जोकी को ज्यादा दबा के नहीं चलाना चाहिए। जोकी को बहुत तेज दबा के चलाओगे तो वायर वहां से पतला हो जाएगा, तो वायर वहां से पतला हो गया तो कहीं से तो एरिया कम हो जाएगा और कहीं पे एरिया, तो रेजिस्टेंस सब जगह यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा तो कैलकुलेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हम इसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई का रेजिस्टेंस लैम्बडा नहीं मान सकते। लैम्बडा तभी मान सकते जब वो कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। समझ में आ रहा है? तो दो कंडीशन हो गई, एक तो वायर में करंट ज्यादा देर तक नहीं फ्लो करवानी चाहिए, जॉकी को बहुत देर तक प्रेस करके नहीं चलाना चाहिए, कनेक्शन सारे के सारे टाइट होने चाहिए। समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं? गैल्वेनोमीटर बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में होना चाहिए। ये छोटे मोटे प्रिकॉशंस हैं जो हम काम में लेते हैं वाइल यूजिंग द मीटर ब्रिज। क्लियर? सबको अच्छे से नोट करो भाई। और क्या ये फॉर्मूला याद करके जाओगे क्या? आपको ये बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमने 400 ओम का रेजिस्टेंस चूज कर लिया और बैलेंस पॉइंट 60 सेंटीमीटर पे मिला, तो बताओ अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? तो 400 इंटू 40 बराबर 60 इंटू आर, तो वहां से आर निकल आएगा। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोला था कि बैलेंस पॉइंट पहले 40 सेंटीमीटर पे था, अब रेडियस को डबल कर दिया जाए तो अब बैलेंस पॉइंट कहां पे होगा? 40 पे ही होगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले ही बोल रहा हूं, ये सब चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। लेंथ को वेरिएबल किसने बोला? वो तो फिक्स है ना 1 मीटर की। लेंथ तो उतनी है ना, क्योंकि हमने रेडियस को केवल क्या किया है, डबल, लेकिन खींच के या फिर दबा के नहीं किया ना। समझा क्या बोल रहा हूं मैं? जब हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं देन उस केस में हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, हाँ, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया, नया वायर काम में ले लिया वैसा ही, बस रेडियस कैसी हो गई, आधी या डबल। मटेरियल वही है।
हुआ नोट ये? पढ़ रहा हूं आगे भाई मैं। वैसे तो मैंने आपको आरसी सर्किट पहले पढ़ा दिया था, लेकिन उसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले नहीं करवाया था, क्योंकि उसका कनेक्शन इस वाले चैप्टर के साथ भी था, तो वो वाला क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। बाकी वैसे चैप्टर आपका ये पूरा हो गया है, बस एक ही क्वेश्चन मुझे करवाना है। ये हो गया क्या नोट? तो आरसी सर्किट में वैसे मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले करवा दिए थे। चार्जिंग वाले केस में क्वेश्चन क्या होता है? क्यू बराबर क्यू नोट ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। डिस्चार्जिंग में क्या होता है? क्यू बराबर क्यू नोट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। एक टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाता है? 63%। और डिस्चार्ज भी कितना हो जाता है? 63% डिस्चार्ज होता है, तो 37 बचता है। टाइम कांस्टेंट कितना होता है? आरसी। अगर हमको ये बोले कि वोल्टेज कितना हो जाएगा एक 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद, तो हम तो क्या निकाल लेंगे? चार्ज निकालने के बाद क्यू बराबर क्या होता है? सीवी, वहां से वी निकाल लेंगे। हमको एनर्जी पूछे तो भी हम तो क्या निकाल लेंगे? चार्ज, और हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी से क्या निकाल लेंगे? एनर्जी। ये सब चीजें मैंने आपको बता दी थी। कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो वो किसके जैसा बिहेव करता है? ओपन सर्किट। और जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो वो किसके जैसा बिहेव करता है? शॉर्ट सर्किट का। ये सब चीजें भी मैंने आपको पहले बता दी थी शायद से। अरे ये सब चीजें हो गई थी ना भाई, पढ़ो ना आगे फिर। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक है कि ये कोई बैटरी है, ये कैपेसिटर है सी, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस है आर, ये रेजिस्टेंस आर है, ये बैटरी V1 की, और ये कितने की है? V2 की। आपको बोला गया है कि फाइंड टाइम कांस्टेंट। अब मुझे बताओ, अगर एक ही कैपेसिटर होता और एक ही रेजिस्टेंस होता तो टाइम कांस्टेंट बोल देते अपन आर इंटू सी। अरे बोल देते कि नहीं बोल देते? बट एक रेजिस्टेंस है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस है, तो टाइम कांस्टेंट क्या बोला जाएगा? तो यहां पे टाइम कांस्टेंट क्या बोला जाएगा वो सुनना। यहां पे टाइम कांस्टेंट होगा आर इक्विवेलेंट इंटू सी इक्विवेलेंट। अब सी तो एक ही है, अरे यार, तो सी इक्विवेलेंट तो क्या रहेगा? सी। आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे वो सुनना। एक तरीका तो ये है कि केवीएल केसीएल लगा के अपन निकाल ले इक्वेशन, और केवीएल केसीएल लगा के क्यू बराबर क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, या क्यू बराबर क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसी एक इक्वेशन डिराइव करें। और ये देख लें भाई टी के नीचे क्या आ रहा है। टी के नीचे जो भी आ रहा होगा वो किसका काम करेगा? टाइम कांस्टेंट का काम करेगा। लेकिन केवीएल केसीएल लगा के सॉल्व करने में आपका टाइम बहुत खराब होगा, तो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। शॉर्ट ट्रिक ये कहती है कि जितनी भी बैटरीज है ना, उनको तो शॉर्ट सर्किट कर दो, और कैपेसिटर को एक बैटरी मान लो। क्या बोला, समझ में आ रहा है? जितनी भी बैटरी है उनको तो क्या कर दो, और कैपेसिटर को क्या मान लो, तो इसका सर्किट नया बना लो नया सर्किट। तो कैपेसिटर को तो क्या मान लो? बैटरी। ये रेजिस्टेंस आर, इसको क्या कर दोगे यहां से? शॉर्ट सर्किट। कहां है? आगे ना, आर, और यहां से भी क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। और ये भी कितना हो जाएगा? आर। अरे यार, समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? अब मुझे बताओ कि क्या इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई यूज है क्या यहाँ पे? इन दोनों रेजिस्टेंस का कोई यूज नहीं है। या तो एक काम करता हूं, तो ये दोनों हट ही जाएंगे, डायरेक्ट करंट यहीं से बाईपास हो जाएगी। और मैं थोड़ा सा अच्छा बना देता हूं, मुझे पता नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। एक काम करो, थोड़ा ठीक कर लेना। बैटरी जो थी ना, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस और लगा देना आर का। अब बताओ क्या होगा भाई? ये वाली बैटरी क्या होगी? यहां से मैं दोबारा से सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं भाई। ये वाली बैटरी क्या होगी? शॉर्ट। ये वाली बैटरी भी क्या होगी? और कैपेसिटर को क्या मान लोगे? बैटरी। और सर्किट को क्या करोगे? रीड्रॉ। तो एक आर बैटरी को शॉर्ट कर दो, लेकिन रेजिस्टेंस तो रहेगा, ये रेजिस्टेंस भी यहां पे रहेगा, और ये बैटरी क्या कर दोगे, और ये रेजिस्टेंस भी यहां पे रहेगा।
अब बताओ मुझे आर और आर किस में, अरे ये दोनों किस में है, तो आर और आर कितना, अब 2r और आर, 2r/3, अरे यार आर और आर 2r, अब 2r और आर कितना, अब 2r/3 और आर किस में, सीरीज में, तो 2r/3 प्लस आर कितना हो जाएगा, 5r/3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 5r/3। तो बताओ टाउ इक्विवेलेंट क्या बनेगा, टाउ इक्विवेलेंट बनेगा आपके पास 5r/3 इंटू सी, तो 5rc/3 आपका आंसर होगा। अरे आया कि नहीं आया भाई, बहुत बढ़िया चीज समझाई है ये मैंने आपको। अगर आप इसको केवीएल केसीएल से करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो क्या समझाया, अगर मल्टीपल रेजिस्टेंस और मल्टीपल कैपेसिटर आ जाए तो हमको अगर टाउ निकालना हो तो जितने भी बैटरीज उनको क्या कर दो शॉर्ट, और कैपेसिटर को बैटरी मानते हुए हम क्या निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसको ट्राई करके देखना भाई। जैसे मान लो मैं आपको ऐसा बोलता, क्वेश्चन देखना ध्यान से, कि ये एक रेजिस्टेंस है, इसके पैरेलल एक और रेजिस्टेंस है ऐसे, फिर एक और रेजिस्टेंस है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बैटरी भी है, एक बैटरी यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कैपेसिटर है, और इसके पैरेलल में एक और कैपेसिटर है। ये सी का रेजिस्टेंस सब आर आर के, ये बैटरी V1 की और ये बैटरी V2 की। फाइन टाउ नेट। हाँ भाई पहले तो बताओ सी इक्विवेलेंट तो कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया, सी और सी पैरेलल में 2c, अब 2c को तो क्या मान लेंगे बैटरी, और बाकी की सब बैटरी को क्या कर देंगे शॉर्ट, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस यहां पे है ही, ये रेजिस्टेंस यहां पे है ही, आर आर आर, आगे बताओ आर, और ये भी कितने का, आर का, और वो शॉर्ट हो जाएगा। आर आर कितना, 2r और आर कितना, अब 2r/3 और आर, 8r/3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 8r/3, और सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2c, तो टाउ इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 16rc/3, ये आपका आंसर होगा। अरे आ गया क्या समझ में, नोट कर लो। अगले टेस्ट में शायद कैपेसिटर तक आ रहा है ना, और ग्रेविटेशन से लेकर पूरा 11th। तो अगला जो टेस्ट है उसमें वेटेज हाई है भाई, मतलब वो चैप्टर्स आ रहे हैं जिनका वेटेज अच्छा खासा है। तो जो अगले टेस्ट में नंबर लेके आएगा वो माना जाएगा कि भाई धुरंधर है वो, सच में ये हकीकत है भाई, क्योंकि ये सबसे अच्छा सिलेबस अगले टेस्ट का ही है। अकेला इलेक्ट्रोस्टैटिक ही 20 नंबर का है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो गया कि नोट ये,
हो गए कि नोट ये? पढ़ रहा हूं आगे भाई। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे। ऐसा बोला गया है कि ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। मान लो सब रेजिस्टेंस आर आर के हैं, ये वोल्टेज वी है कैपेसिटेंस सी का और ये आर का। ठीक है, अगर मैं टाइम कांस्टेंट पूछता तो कुछ नहीं करना पड़ता, आप इसको शॉर्ट कर देते, आर और आर सीरीज में आ जाते, 2R, 2R और आर कितना हो जाता, 2R/3, 2R/3 और आर कितना हो जाता, 5R/3। तो 5R/3 इंटू सी इज द टाइम कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? मैं कुछ और पूछ रहा हूं, फाइन फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज कितना होगा ये आपसे पूछा गया है, तो मुझे क्या बताओ। कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज का मतलब है पूरा चार्ज हो चुका है। अरे फाइनल चार्ज का मतलब क्या है, एक बार समझ लो, बाद में लिख लेना, अच्छे क्वेश्चन में काउंट होता है ये। तो ये पूरा चार्ज हो चुका है, तो यहां से करंट जाना क्या हो जाएगा, बंद। अरे यहां से करंट जाना क्या हो जाएगा, जब भी कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाता है तो वो ओपन सर्किट की जैसे बिहेव करता है, यानी वहां से करंट जाना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो करंट कहां पे घूम रही होगी, नीचे। अब तीनों रेजिस्टेंस कैसे है, तो इनमें वैल्यू कैसी है, तो तीनों बराबर बराबर वोल्टेज खाएंगे कि अलग अलग वोल्टेज खाएंगे। तो ये कितना वोल्टेज खाएगा, ये कितना खाएगा, ये कितना खाएगा। अच्छा ये कुछ वोल्टेज खाएगा नहीं, है तो 0 वोल्ट खाएगा, क्योंकि तो वहां से करंट जा ही नहीं रही। तो मुझे बताओ कैपेसिटर की जो दोनों प्लेटें हैं उनके बीच का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा। मैं ऐसे बोल सकता हूं इस कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का है, क्योंकि वो वाला रेजिस्टेंस तो कोई वोल्टेज खा नहीं रहा, तो इसके होने या ना होने से तो फर्क पड़ता नहीं है। तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों पॉइंट के बीच का है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस वही है जो रेजिस्टेंस ये वाला वोल्टेज खा रहा है। अब ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खा रहा है। अच्छा जब मैं ये बोलता हूं कि एक रेजिस्टेंस V/3 वोल्ट खा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके दोनों टर्मिनल के बीच का डिफरेंस V/3 है, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो होगा वही इन दोनों पॉइंट के बीच में होगा। ये कुछ खा नहीं रहा तो वही इन दोनों पॉइंट के बीच का हो जाएगा। यानी कैपेसिटर को जो फाइनल वोल्टेज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, तो फाइनल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर कितना आ रहा है भाई, वो V/3 आ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो Q फाइनल जो होगा वो कितना होगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV, तो C इंटू कितना, V/3। ये हमारा आंसर होगा। अरे आया कि नहीं आया। अब मान लो मैं आपको ऐसा बोलता कि जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, मान लो ऐसा बोलता कि एक रेजिस्टेंस R का है, एक रेजिस्टेंस कितने का है, 2R का। ठीक है, और यहां पे एक बैटरी लगी हुई है, एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस यहां पे है, एक कैपेसिटर यहां पे लगा हुआ है। ये कैपेसिटर मान लो C का है, ये 2C का है, ये रेजिस्टेंस भी R का है। अब मैं बोलता बताओ फाइनल चार्ज ऑन बोथ कैपेसिटर। अब मुझे बताओ V वोल्ट की बैटरी है, मुझे बताओ कैपेसिटर पे फाइनल चार्ज निकालना है, यानी पूरे के पूरे दोनों कैपेसिटर क्या हो गए होंगे, चार्ज। तो ऊपर से करंट जाना क्या हो गई होगी, तो यहां पे I बराबर 0 और यहां पे भी I बराबर, तो यहां से भी कुछ करंट जा सकती है क्या, क्योंकि यहां से अगर कोई करंट चली गई तो वो यहां से निकलेगी। क्या यहां से कोई करंट आ सकती है, अगर आएगी तो फिर यहां से होके आएगी, तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के होने या ना होने से कोई फर्क, बोलो आया कि नहीं आया समझ में। तो करंट सिर्फ कहां पे घूम रही होगी, नीचे वाले सर्किट में। अब बताओ वोल्टेज किस रेशियो में डिवाइड होगा, 1:2 में वोल्टेज डिवाइड होगा, तो एक के पास तो जाएगा 1/3V और एक के पास जाएगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसको वोल्टेज। तो बताओ ये रेजिस्टेंस कितना वोल्टेज खाएगा, 2V/3। ये कितना वोल्टेज खाएगा, अच्छा जो वो ये वोल्टेज खाएगा वही किसको मिलेगा, इस कैपेसिटर को, और जो ये वोल्टेज खाएगा वही मिलेगा इसको। अरे यार, तो अगर मेरे से कोई बोले फाइनल चार्ज, तो मैं बोलूंगा फाइनल चार्ज ऑन C, वो तो कितना हो जाएगा बताओ, CV/3। और अगर मेरे से बोले फाइनल चार्ज ऑन 2C,
तो Q बराबर क्या होता है CV, C कितना है 2C और V कितना है 2V/3, तो वो कितना हो जाएगा 4CV/3। कुछ कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ये क्वेश्चन आपको डीपीपी में दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में नहीं आ सकता, बस चांसेस कम है, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आपको फाइनल वोल्टेज ऑन कैपेसिटर पूछे, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये देखना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही आएगा जितना उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस है। तो आपको जब भी ऐसे कोई न्यूमेरिकल दिए जाएंगे ना, हर कैपेसिटर के पैरेलल में कोई ना कोई रेजिस्टेंस दिया जाएगा। तो आपको बस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिला वो चेक करना है, जो उसको मिलेगा वही किसको मिलने वाला है, कैपेसिटर को मिलने वाला है। आगे समझ में? लाओ डीपीपी दे दो मेरे को, जल्दी से नोट कर लो भाई, ताकि डीपीपी अपन डिस्कस कर सके पूरी। पोटेंशियोमीटर वाला पोर्शन आपको हटा दिया गया है, तो वो मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं। कार्बन रेजिस्टेंस भी हट गया है, तो वो भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने सीरियसली डीपीपी सॉल्व करी होगी, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही बन गए होंगे, और जिन्होंने सीरियसली सॉल्व नहीं किया है तो उनका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं भाई। हो गया ये नोट? तो एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, आज तो मैं करने के मूड में हूं नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपन नई यूनिट चालू, मैग्नेट। और मैं बार बार बोलता आ रहा हूं ये बात, मैग्नेट छोटा पोर्शन है, इजी पोर्शन है। सबसे बड़ी बात ये है, मैग्नेट में 3-4 फॉर्मूले से ही पूरे पूरे चैप्टर खत्म हो जाते हैं भाई। और दूसरी बात ये है कि मैग्नेट के एक जो चैप्टर था आपका ये वाला, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें से कुछ पोर्शन डिलीट भी कर दिया गया है। अर्थ मैग्नेटिज्म वाला, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये वाला पोर्शन आपका डिलीट कर दिया गया है। तो कुछ पोर्शन वैसे भी हट गया है। तो मैग्नेट में स्कोर करने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और छोटा सा पोर्शन है, आप यूं समझ लो कि पूरा मैग्नेट 15 दिन में खत्म हो जाएगा, पूरा 15 से 20 दिन में। 20 दिन तो मैं आपको खींच के बता रहा हूं भाई, 15 दिन में ही हो जाएगा पूरा मैग्नेट खत्म। तो जिन लोगों ने अभी तक भी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया है, उनके लिए मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं। मैग्नेट, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ये तीनों मिला के आप ये मान के चलो करीब करीब 55 से 60 नंबर की तो है ही, और हो सकता है कि ज्यादा की भी बन जाए, क्योंकि गैस वर्क है। बस कम से कम बता रहा हूं कि हाँ भाई इतना तो है ही, क्योंकि मैग्नेट में से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 से 24 नंबर की तो ये है। ऑप्टिक्स में से, दोनों ऑप्टिक्स में से मिला के 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो 12 नंबर की वो है 36। और मॉडर्न फिजिक्स में से 4, 5 या 6 न्यूमेरिकल आते हैं, वो फिक्स नहीं है, 4 भी आ जाए, 5 भी आ जाए, 6 भी आ जाए। तो 5 न्यूमेरिकल भी ऑन एन एवरेज मान के चलूं तो 20 वहां से, तो 56 नंबर का हो गया। तो करीब करीब 50 से 60 नंबर का पोर्शन है। ये तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं भाई, इससे ज्यादा ही होगा। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट बचे हुए है, ईएम वेव बचा हुआ है। इन दोनों से भी अगर आप एक एक या दो दो क्वेश्चन पकड़ के चलो, तो कम से कम 70 से 75 नंबर का पोर्शन अभी भी बचा हुआ है, जो स्कोरिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि स्कोरिंग है। तो जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, या जिनको लगता है कि हमारा 11th खराब हो गया या वो खराब हो गया, खुद की गलतियों से खराब हुआ है, सीधी सी बात है, उनके पास अभी भी मौका है कि बचे हुए पोर्शन को भी अगर आपने तरीके से समझ लिया, और जो पुराना जो है उसमें से थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले गए, तो आप आराम से 100+ ला सकते हो फिजिक्स में अभी भी। तो स्पेशली जो लोग कैटेगरी में आते हैं वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं भाई, और जो नहीं भी आते हैं
वो भी फिजिक्स में 120 130 तो ला ही सकते हैं। तो अभी भी थोड़ा सीरियसनेस दिखा दो भाई आप लोग, बाकी मेरा काम तो बोलने का है, वक्त निकलता जा रहा है और ऐसे ही निकलता जाएगा। टीपीपी नंबर 1, अच्छा कल टेस्ट में कैसा रहा स्कोर? कोई है जिसका 600 प्लस है? कितने हैं? 614। और 550 से 600 के बीच कितने कितने हैं? 557, 568, 573। और 500 से 550 कितने कितने हैं? 52, 502, हाँ 514, 532, 511, 544, 509। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था भाई 500 से ऊपर जो लोग हैं भाई वो आप 600 प्लस आओ, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख 500 वालों को ही होगा। 30-40 नंबर से रह गए, पूरा साल रिपीट हो जाएगा। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपको। और पूरा साल रिपीट होने की कीमत आप अच्छे से समझते हो। यही सब चीजें दोबारा पढ़नी पड़ेंगी, इतना ही पैसा दोबारा लगेगा, और वहीं से इसी शहर में आपको दोबारा रहना पड़ेगा। अगर आप यहां से जल्दी जाना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख जो होता है वो आप ही लोगों को होगा। मैं ये सच्चाई बता रहा हूं भाई आपको। अगर गलती से भी 20-25 नंबर से या 5-10 नंबर से लटक गए तो कहेंगे नहीं रहोगे, फिर दोबारा आना पड़ जाएगा भाई आपको। तो थोड़ा चीजों को समझो, मेहनत करो अपनी, थोड़ा सा इंप्रूव करो स्कोर भाई। सारी की सारी लड़ाई जो है ना वो 500 से ऊपर वालों जो है, इनकी लड़ाई सिर्फ इतनी सी है कि जो सिली मिस्टेक कर रहे हैं वो खत्म कर दो और थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दो। और जो 500 से नीचे है वो भाई सीरियस हो जाओ। आप लोगों के नंबर नहीं आ रहे इसका मतलब आप घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे। अब डेली मैं मोटिवेट करूंगा ना तो आपको अच्छा लगेगा ना मुझे अच्छा लगेगा भाई। अब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, 2-4 लोग तो ऐसे हो रहे हैं कि जिनका ध्यान ही नहीं है। अब जिनका ध्यान नहीं है वही फिर बाहर आके रोते रहते हैं कि सर बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, सर ये हो रहा है, सर वो हो रहा है। कितनी बार मैंने आपको समझाया कि जब आप क्लास में बैठे हो आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिवेट रहना चाहिए, बिल्कुल एक्टिवेट भाई। अगर आपका क्लास में दिमाग नहीं है ना तो आप कभी नंबर ला ही नहीं सकते। मेरे से लिखवा लो, आप कभी नहीं आ सकते भाई नंबर आपके, क्योंकि अगर आप क्लास में ही कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे तो आप अकेले बैठ के खुद से कंसंट्रेट कैसे हो सकते हो ही नहीं सकते भाई, किसी भी हालत में नहीं हो सकते। तो जिन लोगों का क्लास में ध्यान नहीं है ना वो घर पे जाके कॉपी खोल के नींद ही लेता है, ये सच्चाई है। और कितनी बार मैं आपको समझाऊं भाई अपने घर वालों के लिए पढ़ो भाई, कब तक उनको इंतजार करवाओगे भाई। टीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 12। क्वेश्चन नंबर 2 ग्राफ बनवाया गया है किस किस के बीच में? लॉग आई और करंट कैसी है? कांस्टेंट है। व्हेन आई करंट इज पास थ्रू ए वायर ऑफ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, तो V प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? I। तो V बराबर क्या हो जाएगा? IR। भाई V बराबर क्या हो जाएगा भाई? IR। ये चीज समझ में आ रही है? दोनों तरफ लोग ले लो, तो लोग V बराबर क्या हो जाएगा? लोग I इंटू आर। लोग A इंटू बी क्या होता है? लोग A प्लस लोग B, तो लोग I प्लस क्या हो जाएगा? लोग R। अब आपको ग्राफ किस किस के बीच में बनवाना है? लोग I और लोग V। तो यहां पे लोग I बराबर क्या हो जाएगा? लोग V माइनस लोग R। अब इसको कंपेयर करना है y बराबर किससे? mx प्लस सी से। तो स्लोप तो कैसा है? पॉजिटिव। इंटरसेप्ट कैसा है? तो ऐसा कौन सा ग्राफ है भाई आपका? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाले में देखो ना भाई स्लोप तो कैसा है, और इस लाइन को खींच के देखो इंटरसेप्ट कहां बनेगा? नीचे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन आएगा। और बोलो भाई टीपीपी नंबर 1 में और कोई डाउट? 10वां क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बोला गया है कि वेरिएशन ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर एज द वोल्टेज अप्लाई अक्रॉस इट्स एंड इज वेरी एज ऑन द फिगर। मतलब करंट का ग्राफ बना रखा है कि कैसे कैसे वो शो कर रहा है। सीधी सीधी बात ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है V बाई आर बराबर क्या होता है? V बाई आई। सही है। अब ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है कि लगातार चेंज हो रहा है? अब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं क्या रेजिस्टेंस इज नथिंग, इट्स अ स्लोप बिटवीन ग्राफ ऑफ V एंड I। V और I ग्राफ का जो स्लोप है वही क्या देगा? अरे परपेंडिकुलर तो है वोल्टेज और बेस क्या है? करंट। तो V और I ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा? तो जहां पे स्लोप ज्यादा होगा वहां पे रेजिस्टेंस। तो स्लोप सबसे ज्यादा कहां पे है? A पे, फिर B पे, फिर और फिर
सबसे छोटा कौन सा हो गया? सबसे छोटा डी, और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो आर ए सबसे बड़ा है, फिर है आर बी, फिर है आर सी, और फिर है आर डी। नन ऑफ दीज आ जाएगा भाई, कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है इसमें। समझे सब लोग? और बोलो। इसी में a steady current is flowing in a metal conductor of non-uniform cross section area, then which of the quantity remains constant? तो मुझे एक बार बताओ, करंट तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जे बराबर क्या होता है? सिग्मा ई। सिग्मा जो है वो होता है आपका क्या? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी तो मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। समझ में आ रही है बात? तो जहां पे जे ज्यादा होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और जे क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस पे डिपेंड करेगा? क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करेगा। तो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी ई तो चेंज होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी चेंज होगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है भाई आपकी? आई बराबर क्या होता है? एम ई ए वी डी। तो वी डी बराबर क्या हो जाएगा? आई अपॉन एम ई ए। जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो पाइप का एग्जांपल लेके देख लो, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे पानी की स्पीड कैसी हो जाएगी? ज्यादा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया पे डिपेंड करती है। ए इंटू वी जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये किस पे डिपेंड नहीं करता? एरिया पे डिपेंड नहीं करता। अकेली वेलोसिटी तो करती है ना यार। तो उसका मतलब केवल क्या आएगा? करंट। ओनली करंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। और बोलो क्या? नहीं, 4 दिया होगा आपने, गलत देख लिया होगा। और बोलो इसी का। इसमें सातवें में ऐसा बोला गया कि नियोन प्लस आयन कहां पे मूव कर रहे हैं? राइट में। भाई जो नियोन प्लस आयन जो है वो कहां पे मूव कर रहे हैं भाई आपके? राइट में। कितने नियोन प्लस आयन है? 2.9 इंटू 10 की पावर 18। ये कहां पे मूव कर रहे हैं? राइट में। ये नियोन प्लस है, और हर नियोन प्लस आयन पे कितना चार्ज है? प्लस ई चार्ज है। अब ये राइट में मूव कर रहे हैं, तो इनकी वजह से करंट कहां आएगी? राइट में ही आएगी। अरे सही है ना भाई? और कितने इलेक्ट्रॉन है? 1.2 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये कहां पे मूव कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो करंट इनकी वजह से कहां आएगी? करंट तो राइट में ही आएगी। तो दोनों की वजह से करंट कहां आ रही है? तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? एन बराबर, ऐड कर दूं, ये 2 पॉइंट कितना था? 9, 1.2 कितना हो जाएगा? ये 4.1। तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो आयंस है वो इतने हो गए। दोनों को ऐड क्यों कर दिया? क्योंकि दोनों की वजह से करंट कहां है। तो चार्ज क्या हो जाएगा? क्यू बराबर एनी। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 4.1 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर, इनको सोल्व कर देना, क्या निकल के आ जाएगा? क्यू। और टाइम कितना दे रखा है आपको? पर सेकेंड। ईच सेकेंड दिया हुआ है ना। टाइम कितना दे रखा है आपको? 1 सेकेंड। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी। क्यू निकल ही जाएगा, टी दिया हुआ ही है, आई निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और डीपीपी 2 कौन सा? चलो या तो बाहर आके पूछ लो भाई मेरे से, फिर अब अगले ब्रेक में आ जाना बाहर। मेरे हिसाब से थोड़े बहुत डाउट आपके डीपीपी 2 में आए होंगे, और थोड़े बहुत डाउट डीपीपी 9 में आएंगे। उसके बीच में कहीं कुछ नहीं आएगा। डीपीपी 8 आपको भी करनी नहीं है, डीपीपी 7 आपको करनी नहीं है, ठीक है? 7 और 8 आपको नहीं करनी भाई।